नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आई इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया था पिछले कुछ दिनों में। हालांकि मध्यस्थता किया गया, ऐसा दावा है कि अमेरिका के द्वारा इसीलिए मध्यस्थता किया गया कि परमाणु हथियार से हमले की आशंका था। और ऐसा कहा गया है कि दोनों देश, जो परमाणु संपन्न देश हैं, भारत और पाकिस्तान, परमाणु युद्ध के कगार पर खड़े थे। अब यहाँ से एक प्रश्न ये उठता है कि आखिर भारत और पाकिस्तान जो परमाणु हथियार रखते हैं, इसके लिए नीति क्या अपनाते हैं? भारत सरकार की परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का नीति क्या है और पाकिस्तान का क्या नीति है? क्योंकि आप देखेंगे, पाकिस्तान हर बात पर जो है भारत को धमकी देते रहता है कि मैं परमाणु हथियार से हमला भारत पर करूंगा। तो आखिर पॉलिसी है क्या, इसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार हैं और भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं, एक दूसरे को दोनों कितना क्षति पहुंचा सकते हैं। साथ ही भारत का परमाणु हथियार कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ा, पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ा, और सबसे अहम बात यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों ही देश, मतलब भारत भी और पाकिस्तान भी, परमाणु हथियार रखते कैसे हैं और कैसे यह तय किया जाता है, किस कमेटी के द्वारा, क्या वो प्रधानमंत्री तय करते हैं, क्या मिनिस्टर्स तय करते हैं, या कोई साइंटिस्ट तय करता है कि अब अमुक देश पर जो है परमाणु हथियार से हमला करना है। तो भारत के लिए में इसकी क्या व्यवस्था है और पाकिस्तान में इसकी क्या व्यवस्था है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहलगाम में किस तरह से आतंकी घटना हुआ और उसके बाद देश में एक अलग तरह का आक्रोश हुआ, फिर भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर किया गया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर कई मामलों में निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है, ये तो हम सब देखते ही हैं, हम सब जाने ही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर तकनीकी पक्षों की बात करें तो वह यह है कि पाकिस्तान परमाणु ब्लैकमेल की बात करता रहा है, एटॉमिक ब्लैकमेल की बात करता रहा है, इसके बावजूद भी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। अब यहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि एटॉमिक ब्लैकमेल है क्या, किस तरह से यह प्रोसेस किया जाता है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों 8 बजे फिर से संबोधन देने आए, तो उन्होंने फिर से इस टर्म का इस्तेमाल किया। तो पाकिस्तान आखिर ऐसा क्या करता है भारत के साथ, यह समझना होगा और उसी हिसाब से हम समझेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर कितना महत्वपूर्ण फिर भी था। अब यहां पर दोनों देशों के बीच लगातार जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते रहे कि इन्होंने मध्यस्थता किया। पाकिस्तान ने तो कई बार थैंक यू भी बोला। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री जब स्पीच देने आए तो इन्होंने किसी भी खास तरह का जिक्र नहीं किया, बल्कि इन्होंने इशारों में, चाहे वो पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, तुर्की हो, चाइना हो, इन सभी को एक संदेश दे दिया कि भारत अपनी संप्रभुता के साथ जो है समझौता नहीं करेगा। अगर भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो भारत एक बार नहीं, बार बार ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन करता रहेगा और पाकिस्तान को घर में घुस के मारता रहेगा। ये प्राइम मिनिस्टर ने सीधे तौर पर कह दिया और साथ ही यह भी कह दिया कि देखिए, बात अगर होना है, ट्रेड पे टॉक अगर होना है, तो उससे पहले बात जो है वह पीओके पर होगा, टेररिज्म पे होगा, और बातचीत कश्मीर के उस हिस्से पे नहीं जो भारत के पास है, उस हिस्से पे जो अवैध रूप से पाकिस्तान के पास है, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके को लेकर के बात की गई है। अब यहां से एक डिबेट आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं कि परमाणु हथियार नीति दोनों देशों का क्या है और दोनों देश अपने परमाणु हथियार को रखते कैसे हैं, इन चीजों को लेकर के समझते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों कुछ स्टेटमेंट दिया अपने स्पीच में और उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कही, जिसमें मैंने आपसे कहा न्यूक्लियर ब्लैकमेल की चर्चा किया गया था। यह शब्द काफी इस्तेमाल में आया और पाकिस्तान को लेकर के क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तान जैसे देश जो परमाणु संपन्न राष्ट्र हो चुके हैं वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करते हैं, क्या इसका तात्पर्य है, इसको भी समझेंगे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी कि भविष्य में भी भारत ने यह घोषित कर दिया है कि भारत में यदि आतंकी घटना होता है तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। एक्ट ऑफ वार मतलब आप युद्ध करने की मंशा से है, आप युद्ध करने उकसा रहे हैं और आपने भारत पर हमला किया है, तो भारत आप पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए फिर निश्चित तौर पर क्या है, स्वतंत्र है। तो ये इस लाइन का मतलब हुआ, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि भारत में आगे से कभी भी आतंकवादी हमला होता है तो भारत स्वतंत्र है इस बात के लिए करके कि वो पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है। ये भारत सरकार ने अपनी नीति अब बना ली है। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे, हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती है। इसलिए आपने देखा कि 9 अलग अलग ठिकानों पर जाकर के भारत ने इस बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से
तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर अंदर घुस करके पाकिस्तान के आतंकवादी जो संगठन है उसका जहां कैंप था, सिर्फ पीओके ही नहीं कह रहा हूं मैं, पंजाब प्रांत के विभिन्न ठिकानों की बात कर रहा हूं, वहां जाकर के भी एयर स्ट्राइक किया, ध्वस्त किया उसे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। यहां पर यह शब्द है, न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी संगठन ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखते, यानी कि सरकार अगर समर्थन कर रही है आतंकवाद को और जो आतंकवादी हैं दोनों लगभग भारत के लिए एक ही जैसा है। भारत ने अब ये क्लियर कर दिया है पाकिस्तान के समक्ष। अब यहाँ पर जो मुख्य रूप से बातें आया वो एक ही चीज हमारे लिए है, वह है न्यूक्लियर ब्लैकमेल। ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल होता क्या है? जैसे कि पाकिस्तान के विभिन्न नेताओं के द्वारा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते रहे, विदेश मंत्री कहते रहे, जब भी कुछ टेंशन होता है वो यही बात कहते हैं कि हम जो है भारत पर, हमारे पास चूंकि परमाणु हथियार है, हमने इतने सारे परमाणु हथियार जो है सजावट के लिए नहीं रखा है, हम भारत पर उसका इस्तेमाल करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं परमाणु हथियार के इस्तेमाल की धमकी वो भारत को देकर के ये कोशिश करता है, दुनिया को भी ये बताने की कोशिश करता है कि अगर युद्ध हुआ, भले ही आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं और युद्ध हुआ तो हम एटॉमिक वेपन्स का यूज करेंगे तो बहुत बड़े स्तर पर विनाश आएगा और भारत इससे डर जाए। ये लगातार कोशिश करता रहा है। हालांकि इसके पीछे एक जो बड़ी वजह है वह है पाकिस्तान का एटॉमिक पॉलिसी, कि पाकिस्तान अपने लिए एटॉमिक पॉलिसी क्या रखता है। अगर एटॉमिक पॉलिसी की बात करेंगे तो वह अभी हम चर्चा में लाएंगे। यहां है न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से ये पता चलता है कि वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल कैसे करेगा, ये कितना क्लियर है। जैसे कि कुछ देश इस तरह की काम करते हैं, पाकिस्तान जैसे बार बार कहता है ना कि न्यूक्लियर वेपन्स का हम इस्तेमाल भारत पर करेंगे, ठीक ऐसा ही आपको मैं यूरोप ले चलता हूं। और यूरोप में पिछले 4 साल से एक युद्ध छिड़ा हुआ है यूक्रेन और रसिया के बीच। आप ध्यान दीजिए, इसमें कौन से देश, यूक्रेन और रसिया में कौन सा देश है जो एटॉमिक वेपन संपन्न है? वो कौन सा है? रसिया। अब व्लादिमीर पुतिन के स्टेटमेंट का ध्यान दीजिए। व्लादिमीर पुतिन लगातार ये कहते रहे, अमेरिका और यूरोपीय देशों पर धमकी देते रहे कि अगर स्थिति खराब हुआ तो वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे। तो व्लादिमीर पुतिन भी एटॉमिक ब्लैकमेल की बात करते हैं, न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात करते हैं। यानी कि पाकिस्तान हो गया, रूस हो गया, कई ऐसे राष्ट्र हैं जो ये हमेशा कहते रहे कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि कहने का मतलब हो गया, जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की व्यवस्था की जाती है उसमें ये हुआ कि अगर हमारे देश के अस्तित्व पर दांव लग जाता है, यदि हमें लगता है कि हमारे अस्तित्व खतरा में है, तो हम न्यूक्लियर वेपन का सीधे तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अब यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे तय किया जाए कि आपका अस्तित्व खतरे में है। तो इस चीज को कहा जाता है, जो अगर पाकिस्तान जैसे कहता है कि फर्स्ट यूज पॉलिसी की व्यवस्था वो करता है। जैसे भारत की अगर आप देखेंगे न्यूक्लियर जो हमारी पॉलिसी है उसमें हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की बात करते हैं। चाइना का भी यही है, मतलब दुनिया में जितने भी देश परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं उसमें केवल 2 ही देश ऐसा है जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अपनाता है, वह एक है भारत और दूसरा है चाइना। यही दोनों देश कहता है कि हम पहले परमाणु हथियार से हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हम पे अटैक किया तो उस अटैक को तो हम रोकेंगे ही, उसके बाद जो है हम उस कंट्री का विनाश ही कर देंगे। तो ये भारत भी कहता है, ये चाइना भी कहता है, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं कहता है। पाकिस्तान फर्स्ट यूज पॉलिसी की बात कहता है कि अगर हमारे अस्तित्व पर खतरा लगा तो हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे। रसिया भी यही कहता है, कई देश यही कहता है। लेकिन सवाल वही है ना कि फिर आप कैसे ये तय करेंगे कि पाकिस्तान का या रसिया का जो भी ऐसे देश हैं कैसे उसका अस्तित्व खतरे में माना जाए, इस बात को लेकर के। तो यही बात यहां पर प्राइम मिनिस्टर कहते हुए नजर आए कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब हम नहीं सहेंगे, कि आप जब भी होगा आप अपने फर्स्ट यूज पॉलिसी का हवाला देते हुए आप कहोगे कि हम परमाणु अटैक करेंगे। अब ये नहीं चलेगा, हमें जहां आवश्यक लगेगा हम वहां कार्रवाई करेंगे। अब एक बात समझिए कि भारत और पाकिस्तान में कैसे परमाणु हथियारों का होड़ लगा। देखिए, यूपीएससी में एक बार जो है आज से 5-7 साल पहले एक एसे का पेपर होता है, आप जानते हैं। एसे के पेपर में एक टॉपिक आया था कि मजबूत बाड़े अच्छे पड़ोसी का निर्माण करते हैं। यानी कि बाउंड्री अगर मजबूत है ना तो आसपास के जो पड़ोसी होते हैं वो मित्र बन के रहते हैं। कुल मिलाकर के भारत, ये चूंकि यहाँ पर चाइना, तो चाइना क्या था कि वो एटॉमिक संपन्न हो चुका था। भारत ने चाइना को देखते हुए और पाकिस्तान को देखते हुए दोनों तरफ चुकी है ये कोशिश किया कि हमें भी परमाणु हथियार बनाना चाहिए। तो भारत का तो चलो समझ में आता है, हालांकि भारत ने भी जब परीक्षण किया तो दुनिया भर के देशों ने प्रतिबंध भारत पे लगाया, खास करके अमेरिका और यूरोपीय देशों ने, ठीक है।
लेकिन पाकिस्तान सोचिए, क्या पाकिस्तान को भी आवश्यकता है? आखिर पाकिस्तान ने किसके लिए परमाणु हथियार बनाया? केवल और केवल भारत को ध्यान में रखते हुए। और पाकिस्तान की आर्थिक हालात तो हमेशा से खराब रहा है, फिर भी उसने किया। दरअसल उस समय ध्यान दीजिए कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो हुआ करते थे। उन्होंने साल 1965 में एक लाइन कहा था जिस पर लोग गौर किया करते हैं जब भी परमाणु हथियार की बात की जाती है। उन्होंने कहा था कि अगर भारत परमाणु बम बनाता है तो हम भले ही घास की पट्टियां खा करके रह जाएं, लेकिन हम भी परमाणु हथियार बनाएंगे। ये पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का बयान है। अब उस समय से ही सोचिए कि एक तरह से परमाणु हथियार बनाने का दोनों देशों में होड़ सा मच गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1950 के दशक में उन्होंने क्या कहा था कि हमने परमाणु हथियारों की भर्त्सना की है, यानी कि निंदा की है और इसको बनाने से इनकार किया है। नेहरू जी हमेशा इसके खिलाफ रहे। उन्होंने कहा कि देखिए, देश की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छा नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त हमें क्या जोर देना है? इंस्टीट्यूट बनाने पर जोर देना है। रक्षा के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का हम इस्तेमाल करेंगे, ना कि हम क्या करेंगे, परमाणु हथियार बनाएंगे। चूंकि समझिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने का अब इतने 4 साल से जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, वो वर्ल्ड वॉर केवल 4 दिन में खत्म हो गया, जैसे ही अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर लिया। वर्ल्ड वॉर खत्म, वहीं से सब पीछे आ गए। अब उस वक्त किसी को नहीं पता था कि कोई ऐसा बम भी हो सकता है जिससे इतने बड़े स्तर पर विनाश हो जाए, कि बड़े स्तर पर मानव सभ्यता ही खत्म हो जाए। लोग जो है, जो बड़े स्तर पर मृत्यु हुई हो और जो जिंदा बच गए हो ना, वो परमाणु हथियार के प्रकोप में आने के बाद मौत की दुआ मांग रहे हो, वो तड़प रहे हो कि जल्दी से मैं मर जाऊं। इतना अधिक पीड़ा हुआ होगा। अब सोचिए, इतना अधिक एनर्जी उससे निकलता है। तो ये बात है। अब उस वक्त पूरी दुनिया इन सब चीज़ों को देखा तो भारत ने कहा कि हमें इसकी आवश्यकता है ही नहीं, हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे। और अमेरिका की भी उस समय पर बहुत निंदा किया गया कि क्यों इसका इस्तेमाल किया गया। उसी समय से कोल्ड वॉर शुरू हो गया सोवियत संघ और अमेरिका के बीच, क्योंकि सोवियत संघ को लगा कि अगर अमेरिका परमाणु हथियार बना करके रखे हुए था, भले ही इस्तेमाल किया उसने अभी वर्ल्ड वॉर 2 में जापान पर, तो ये परमाणु हथियार बनाया किसके लिए था, ये भी समझना है। यानी कि उसका तो एक ही दुश्मन था, सोवियत संघ। तो उस वक्त से इस चीज़ का होड़ मचा और दुनिया में कहीं न कहीं फिर संयुक्त राष्ट्र आया। संयुक्त राष्ट्र में कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को लेकर के हुआ कि परमाणु हथियार को बढ़ावा ना दिया जाए, मानव सभ्यता के लिए ये बेहतर नहीं है। लेकिन भारत इस चीज़ के इसके ज़रूरत को समझता था, चूँकि हमारे 2 पड़ोसी दोनों ही हमसे नाराज, एक चाइना और दूसरा पाकिस्तान, दोनों ही हमारे शत्रु। तो हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यकता, हम अपने बाड़े को, हम अपने बाउंड्री को मजबूत करें। मजबूत करेंगे तभी पड़ोसी अच्छा होगा, नहीं तो फिर हम पे वो चढ़ाई करता रहेगा। तो उस समय से इन सब चीज़ों को लेकर के बातें किया गया। भारत और पाकिस्तान दोनों ही 1970 के दशक में देखेंगे परमाणु शक्ति को लेकर के लगातार संघर्ष करते रहे। भारत ने साल 1974 में स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण किया था और ये संकेत दिया कि वह परमाणु ताकत हासिल कर सकता है, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। हालांकि उस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रतिबंध भारत को झेलना पड़ा। उसके बाद अगर देखेंगे, भारत ने पहले परमाणु हथियारों का परीक्षण जो है ऑपरेशन शक्ति के तहत, ये कब हुआ था? 11 और 13 मई 1998 को। और उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और उस वक्त जो सबसे प्रमुख चेहरा रहे इसके जो ऑपरेशन शक्ति का, वो रहे APJ अब्दुल कलाम, जो कि बाद में चल करके देश के राष्ट्रपति बने। इसके कुछ ही दिनों के बाद जो है पाकिस्तान भी नहीं बैठा और पाकिस्तान ने 28 और 30 मई को चगाई 1 और चगाई 2 परीक्षण किया और संकेत दे दिया कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार मौजूद हैं। यानी कि अब दोनों ही पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार आ चुका है। और परमाणु हथियार जैसे ही पाकिस्तान के पास आया, पाकिस्तान हर बात में न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने लगा इंडिया को कि देखिए, हमारी जो पॉलिसी है वो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है, यानी कि हमारे अस्तित्व पे खतरा आएगा, हम बम मार देंगे। आपकी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की है, आप कह रहे हैं कि चलो मारेगा कोई तब देखेंगे। तो यहाँ पर ये सब चीजें, हालांकि भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, इन्होंने पिछले दिनों 2019 का मुझे घटना याद आ रहा है, 2019 में एक संकेत दिया था। भारत की परमाणु नीति जो है, उन्होंने कहा कि देखिए, ये स्पष्ट है कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रथम हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पर यदि कोई हमला करता है तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं, है ना। क्योंकि परमाणु जो संपन्नता है हमारी संप्रभुता की रक्षा के लिए है। हालांकि साल 2019 में ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था और राजनाथ सिंह ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को स्पष्ट करते हुए कहा था कि निश्चित तौर पर भारत पहले इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता है, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यानी कि कोई देश हमें न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है या हमें यह
अंदेशा भी लगता है कि वह हम पर परमाणु हमला कर सकता है, तो हम इसका इंतजार नहीं करेंगे कि वो हमला करे फिर हम हमला करेंगे। इस स्थिति में, इस सिचुएशन में हम पहले हमला कर सकते हैं। हम अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को जो है वो कहीं ना कहीं तोड़ भी सकते हैं। यानी कि ये हिंट था, इस बात को लेकर के बातें किया गया था। तो समय के साथ इस पॉलिसी में बदलाव देखने को मिल सकता है। अब यहां पर एक डिबेट ये है कि भारत पाकिस्तान जो है सैन्य खर्च में किस नंबर पे है, कितना खर्च करता है। खास करके पाकिस्तान का आंकड़ा जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की माली हालात बहुत खराब है। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो 65 याद कीजिए, हम घास खा करके जिंदा रह लेंगे लेकिन हम भी परमाणु बम बनाएंगे अगर भारत ने बनाया। यानी कि पाकिस्तान को आटा बाहर से क्यों ना खरीदना पड़े, 300 केजी का क्यों ना हो जाए आटे का दाम, लेकिन इसके बावजूद भी वो रक्षा पर खर्च करता है भारत को ध्यान रखते हुए। जरा देखते हैं क्या नंबर है। अगर अमेरिका की चर्चा करेंगे, 997 अरब डॉलर अमेरिका जो है सैन्य खर्च करता है। चीन जो है 314 अरब डॉलर, रूस उसके बाद आता है 149 अरब डॉलर, जर्मनी 88.5 अरब डॉलर, भारत जो है 86.1 अरब डॉलर। निश्चित तौर पर भारत जल्द ही जर्मनी से आगे निकल जाएगा, क्योंकि इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को और भी इस निश्चित तौर पर समझ में आया है कि अपनी सुरक्षा व्यवस्था को, रक्षा व्यवस्था को कैसे और चाक चौबंद करना है। तो हम जर्मनी से आगे निकलने वाले हैं। पाकिस्तान जो है 10.2 अरब डॉलर खर्च करता है। यह भी हैसियत नहीं है पाकिस्तान का। अब सोचिए, भारत इससे कितना 8 साढ़े 8 गुना ज्यादा खर्च कर रहा है, तो यह भी हैसियत नहीं है इसका। लेकिन फिर भी भारत को देखते हुए ये अपनी रक्षा खर्च पर और भी बढ़ावा करेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को निश्चित तौर पर बहुत मार पड़ा है। पाकिस्तान की कमर टूट गई है और लगभग पाकिस्तान जो है दुनिया भर में यह गुहार करने लगा कि किसी तरह से सीज फायर हो जाए, नहीं तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब हो जाएगा। खबर यहां तक था कि भारत ने परमाणु स्टोरेज का जो भंडार था पाकिस्तान का, उस जगह पर अटैक कर दिया और इस बात की पूरी संभावना रहा कि वहां पर रिसाव देखने को मिला, क्योंकि अमेरिका का आप देखेंगे और तुर्की का, दोनों का विमान वहां पर आने लग गया उस एरिया में, ताकि उस रिसाव को खत्म किया जाए। तो पाकिस्तान की बहुत बुरी कंडीशन भारत ने कर दिया इस ऑपरेशन सिंदूर में। इस बात को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान अब खर्च ज्यादा करना चाहेगा। हम इस चीज को भी जान लेते हैं, अपने तीनों देश यानी कि भारत के 2 पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान, किसके पास परमाणु की कितनी संख्या है। अब एक बात समझ लीजिए, यहां पर संख्या की बात करेंगे तो वह अलग आंकड़ा है, और अगर क्षति की बात करेंगे तो उसके लिए पर्याप्त जितने संख्या है ना उतने की भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले देखेंगे अगर आप यहां पर कि अगर चीन की बात करें तो चीन के पास जो है 476 परमाणु हथियार है, और भारत के पास अगर बात करेंगे तो 172 है। कहा जाता है कि निकट भविष्य में भारत ने इस पर लगभग 8 और वृद्धि कर लिया है, और यह आंकड़ा तकरीबन 180 के आसपास हो सकता है। पाकिस्तान के पास यह आंकड़ा जो है 170। एक समय भारत इससे पीछे हुआ करता था, लेकिन भारत ने इधर जो है अपना इजाफा किया है, उसमें वृद्धि किया है। यह भी कहा जा रहा है कि चीन लगातार बढ़ावा कर रहा है अपने आंकड़े में। अब एक बात समझिए, आप कहेंगे कि सर आसपास ही है, लेकिन सच ये बताओ कि क्या 172 या 170 परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की आवश्यकता है? नहीं। दरअसल जो जापान में अमेरिका ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया था, वो तो क्षमता में भी बहुत कम था। उससे कम से कम 10-20 गुना अधिक क्षमता का हथियार जो है वो भारत के पास भी है, वो पाकिस्तान के पास भी है। तो कुल मिलाकर के उतने क्षमता का तो बम इस्तेमाल करने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर ठीक से 10-15 बम भी मार दे भारत पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान का एक भी स्टेट नहीं बचेगा, शायद एक भी गली मोहल्ला नहीं बचेगा जहां पर रेडिएशन ना फैल जाए। यानी कि लोगों की स्थिति बहुत खराब पाकिस्तान में हो सकता है। कुल मिलाकर के चूंकि क्षेत्रफल तो कम है ना, अगर आप बलूचिस्तान में मारोगे, सिंध में मारोगे, पंजाब प्रांत में मारोगे, खैबर पख्तूनख्वा में मारोगे, पीओके वाले में मारोगे, हो गया पाकिस्तान खत्म। तो यही तो 3-4-5 जगह बचता है उसका। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति हो गया। तो इतने बम की आवश्यकता है भी नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान मारता है तो जाहिर सी बात है, जो बॉर्डर का एरिया है, जो राजस्थान है, जो पंजाब है, जो गुजरात का एरिया है, जो जम्मू कश्मीर जम्मू है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति दोनों ही देशों के लिए बहुत भयावह हो सकता है। इसलिए जितनी ज़रूरत हो सके, जितना तक हो सके, आवश्यकता हो, किसी भी हालत में इस स्थिति को टाला जाए, परमाणु हथियार का इस्तेमाल ना किया जाए। और अमेरिका ने, जहाँ तक खबर अभी आ रहा है कि अमेरिका ने इसी बात को देखते हुए तत्परता दिखाया सीज फायर को लेकर के कि अगर एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल हो गया तो फिर अगर पाकिस्तान ने एक भी जरा सा भी मूवमेंट कर दिया तो भारत पूरी तरह से पाकिस्तान को खत्म ही कर देगा। इस स्थिति में मानवता के लिए बहुत बुरा हो सकता है। तो यहां पर ये सारी बातें की गई। अब यहां पर है कि दोनों देशों में परमाणु हथियार को लेकर के चेन ऑफ कमांड क्या है। चेन ऑफ कमांड क्या होता है कि अभी हमने कहा कि पाकिस्तान कह रहा है कि परमाणु हथियार चला देंगे भारत पर, तो कैसे चलाएगा। अब इतनी बड़ी बात है
ऐसा है नहीं कि एक बुलेट मार देना है, एक मिसाइल मार देना है कि आर्मी चीफ या जो वहाँ पर जो आर्मी के कोई डायरेक्टर्स होंगे वो ले लेंगे डिसीजन। बड़े स्तर की बात है, वैश्विक माहौल बदल जाएगा पूरी दुनिया का, तो उसके लिए कोई एक चेन तो होगा, प्रोसेस तो होगा। वह कैसे हो रहा है ये, और भारत में ये कैसे होता है, ये दोनों चीजों को लेकर के देखेंगे। देखिए, भारत में दरअसल एक न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, NCA है, और इसकी एक राजनीतिक परिषद है और जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। यानी कि भारत के जो भी प्रधानमंत्री होंगे इस राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष भी हो जाएंगे, जो कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होगा कि न्यूक्लियर वेपन चलाना है कि नहीं। इसमें क्या होता है, CCS यानी कि सुरक्षा मामलों के कैबिनेट कमेटी होता है। इस कैबिनेट कमेटी में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA, अभी जैसे अजीत डोभाल हैं तो वो भी शामिल रहेंगे। ये पूरे लोग मिलकर के तय करेंगे कि क्या परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि नहीं। आफ्टर ऑल भारत में ये चीज माना जाता है कि ये पूरी तरह से सिविलियंस के लिए है, यानी कि देश की जनता ये तय करे, और देश के जनता यही चुने हुए प्रतिनिधि है, तो देश की जनता ये तय करे कि किसी दूसरे देश पर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना है कि नहीं। पाकिस्तान के संदर्भ में देखेंगे तो कुल मिलाकर के लगभग ऐसा ही है, जैसे भारत की स्थिति आपको देखने को मिला ना, प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं इस तरह से, वैसा ही लगभग पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा। वहां पर अगर चेन ऑफ कमांड की बात करेंगे तो ऊपर नेशनल कमांड अथॉरिटी है यानी कि NCA है। जिस तरह से भारत में मैंने कहा कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, वहां पर नेशनल कमांड अथॉरिटी है, और उसका ढांचा भी भारत के जैसा ही। इसके चेयरमैन भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री इसके परिषद के चेयरमैन होते हैं, और उसमें वहां के राष्ट्रपति भी होते हैं। भारत में राष्ट्रपति नहीं होते हैं, भारत में विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री ये सब होते हैं। वहां पर प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे, राष्ट्रपति भी होंगे, विदेश मंत्री होंगे, रक्षा मंत्री होंगे, चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो होता है, सेना, वायुसेना, नौसेना के प्रमुख और स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के जो डायरेक्टर जनरल होते हैं, ये सब उसमें शामिल होते हैं पाकिस्तान में, कि क्या किस पर इस्तेमाल करना है इस बात को तय करने के लिए। अब एक मामला यह भी है कि एयर डिफेंस को लेकर के, कि अगर मान लीजिए कि चला ही दिया, किसी ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर ही लिया, किसी दिन पाकिस्तान ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर लिया, तो क्या हमारे पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसा कि हमने S-400 अभी इसमें इस्तेमाल किया था, उसके ड्रोन को खत्म करने के लिए किया ना, जिसका नाम हमने सुदर्शन रखा, रसिया से जो हमने लिया, बराक 8 का हमने इस्तेमाल किया। तो ऐसा ही कहा जा रहा है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम क्या एटॉमिक वेपन्स को रोकने के लिए कारगर है। अच्छा, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का तो आप समझ ही रहे हैं, हमने जो मिसाइल मारा हमने सबसे पहले उसका एयर डिफेंस सिस्टम ही खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया है ना, ऑपरेशन सिंदूर के तहत। यानी कि हमारे मिसाइल को, जेट को पकड़ ही नहीं पा रहा, तो पाकिस्तान पर हमने चला दिया तो पाकिस्तान तो खत्म ही हो गया, कुछ बचेगा ही नहीं उसके पास। लेकिन भारत कितना तक रोक सकता है परमाणु हथियार को, यह देखने की बात यहां पर होगा। देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश अपने परमाणु हथियारों को सुरक्षित ठिकाने पर तैयार स्थिति में रखते हैं, हमेशा ही तैयार स्थिति में रखते हैं। परमाणु हथियार के दो हिस्से होते हैं, सबसे पहले समझने की यह बात है, क्या वो हमेशा लोडेड रहता है, इसी बात को समझना है कि ये दो हिस्सों में होता है, इसे रखा जाता है। एक होता है विस्फोटक यानी कि वॉर हेड, और दूसरा होता है डिलीवरी सिस्टम यानी कि मिसाइल। ये दोनों अलग अलग जगह पर भी रखा जाता है, समझिए। यानी कि दो चीजें हैं, दोनों ही चीजों को एक जगह एक ही साथ लोड करके नहीं रखा जाता है। कुछ रखा जाता है कि इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सके, नहीं तो दोनों को अलग अलग जगह पर। यानी कि जो विस्फोटक होगा, वॉर हेड होगा, वो किसी दूसरे जगह पर रखा जाएगा परमाणु हथियार का, और डिलीवरी सिस्टम यानी कि मिसाइल जो होगा वो किसी और स्थिति में होगा। भारत की अगर बात करें तो भारत शांति की स्थिति में, यानी कि युद्ध वगैरह ना हो रहा हो उस समय, अधिकतर वॉर हेड और मिसाइल दो अलग अलग जगह पर भी रखता है। कुछ को दागने के लिए तैयार, यानी कि जो कह सकते हैं रेडी टू जो डिप्लॉयमेंट की स्थिति में कहते हैं, उसमें रखा जाता है। पाकिस्तान की भी नीति लगभग ऐसा ही है, पाकिस्तान भी दो जगह पर दोनों चीजों को रखता है। हालांकि इसकी दूरी बहुत अधिक नहीं होता इन दोनों जगहों का। अगर युद्ध हो जाए, स्थिति खराब हो जाए, इस्तेमाल करना ही है, तो क्षण पलक में, घंटों में ये दोनों चीजों को एक जगह लाया जा सकता है, दोनों पार्ट्स को, ये भी समझता है। तो जो विश्लेषक का मानना होता है कि दूरी इतनी कम है, इसलिए परमाणु हथियार दो अलग अलग हिस्सों में रखा जाए, दो अलग अलग जगहों पर रखा जाए, ये बहुत मायने नहीं रखता है कि हथियार कैसे रखे जाए। कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी भी हालत में परमाणु हथियार का इस्तेमाल भारत पाकिस्तान के बीच नहीं होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान इस चीज को लेकर के, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, न्यूक्लियर ब्लैकमेल, यानी कि बहुत अपरिपक्वता दिखाता है। पाकिस्तान जैसे अपरिपक्व देश में, पाकिस्तान जैसे आतंकी जो संगठन है उसको पनाह देने वाले देश में परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरे मानव सभ्यता के लिए खतरा हो सकता है। तो यहां पर भारत को भी
मैच्योरिटी दिखाने की आवश्यकता है। और यदि इस युद्ध में यह स्थिति बन चुका था कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता, या ये स्थिति बन गया था कि भारत ने उसके परमाणु जो भंडार है उस पर अटैक कर दिया था, तो जिस तरह से अगर ऐसा होता है तो फिर इस इफ एंड बट के साथ जिस तरह से चाहे वो तुर्की ने या अमेरिका ने तत्परता दिखाई, वो फिर किसी देश के द्वारा दिखाया जाना चाहिए। नहीं तो फिर उसमें कंडीशन बहुत खराब हो सकता है और मानवता का इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है जिसकी तुलना भी नहीं की जा सकती है। तो पाकिस्तान को भी ये समझना पड़ेगा, अपनी परिपक्व स्थिति से बाहर आना पड़ेगा और दुनिया भर के देशों को उस पर थोड़ा सा कंट्रोल भी लगाना पड़ेगा कि बात बात में न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात ना करना शुरू कर दे। अगर ऐसा करे तो आगे चल करके इस तरह के प्रावधान बनाया जाए कि इस स्थिति में पाकिस्तान पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए जाए कि अगर आप कहोगे ही ना कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे, मान लो आप 10 बार कह रहे हो हम न्यूक्लियर वेपन्स मारेंगे, भारत पे मारेंगे, भारत का एक बार मूड फिर गया, मार दिया, तो आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है, खत्म हो जाओगे आप पूरी की तरह पूरी, और उस गुस्सा में हो सकता है आप भी मार दो, तो ये कंडीशन बहुत खराब हो सकता है। तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया को बिठा के समझाने की और दबाव के साथ समझाने की आवश्यकता है कि इसकी चर्चा नहीं की जाएगी। बहुत वर्स्ट कंडीशन में ही आप जो है न्यूक्लियर वेपन्स की बात करेंगे, नहीं तो बात करने पर ही आप पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ये तमाम चीजें हैं। आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि भारत सरकार ने जो सीज फायर किया है वो करना चाहिए था या फिर पीओके ले लेना चाहिए था, थोड़ा और पाकिस्तान को क्या कहते हैं मिसाइल वगैरह दागने चाहिए थे? और परमाणु हथियार की नीति भारत की जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या इसको बदलना चाहिए? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।